अधिकांश हिंदी साहित्य इतिहासकारों के अनुसार जो है हिंदी के प्रथम कवि कौन है? बताइए आप लोग। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि जो है किसे माने हैं? अमीर खुसरो को माने हैं, या फिर सरहपा को माने हैं, या फिर विद्याधर को माने हैं, या फिर हेमचंद को माने हैं? तो अधिकांश साहित्य इतिहासकारों ने हिंदी का प्रथम कवि जो है सरहपा को माने हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? बताइए आप लोग। किस रासो काव्य का मूल वर्ण विषय जो है वीर रस न होकर श्रृंगार रस है? खुमान रासों का, या फिर बीसल देव रासों का, या फिर पृथ्वीराज रासों का, या फिर परमाल रासों का? तो बीसल देव रासों का मूल वर्ण विषय जो है श्रृंगार रस है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? बताइए आप लोग इनमें से कौन एक जो है नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि हैं? वीरेंद्र मिश्र हैं, या फिर दुष्यंत कुमार हैं, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र हैं, या फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है? तो नवगीत के प्रसिद्ध उन्नायक कवि जो है वह है वीरेंद्र मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? ब्रजभाषा, अवधी, कन्नौजी और बुंदेली। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ब्रजभाषा, कन्नौजी और बुंदेली जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, जबकि अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। बिहारी सतसई पर फिरेंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई, जिसके टीकाकार कौन है? बताइए आप लोग। बिहारी सतसई पर फिरेंगे सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका लिखी गई है, जिसके टीकाकार कौन है? फिराक गोरखपुरी हैं, या फिर आनंदी लाल शर्मा हैं, या फिर अमीर खुसरो हैं, या फिर मिर्जा गालिब हैं? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहारी सतसई पर फिरंगी सतसई नाम से फारसी भाषा में एक टीका जो है किसने लिखा है? आनंदी लाल शर्मा ने लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात जो है किसे सौंपा? बताइए आप लोग। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात जो है किसे सौंपा? गया प्रसाद शुक्ल को, या फिर पंडित गौरी दत्त को, या फिर जगदम्बा प्रसाद मिश्र को, या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का उत्तराधिकार अपने पश्चात जो है किसे सौंपा था? पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी को सौंपा था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बाद जो है सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्य किसने किया? चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? बताइए आप लोग। कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कालिदास हैं, या फिर भवभूति हैं, या फिर दंडी हैं, या फिर भारवी हैं? तो बताइए आप लोग कला परिच्छेद किसकी रचना है? तो कला परिच्छेद जो है आचार्य दंडी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दंडी की जो अन्य रचना है वह है 10 कुमार चरित्र, काव्यादर्श, अवंती सुंदर कथा इत्यादि। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? बताइए आप लोग। किस रस का संचारी भाव जो है उग्रता होता है, गर्व होता है, हर्ष होता है, इत्यादि होता है? श्रृंगार रस का, रौद्र रस का, वात्सल रस का, या फिर वीर रस का? तो वीर रस का संचारी भाव जो है उग्रता, गर्व, हर्ष इत्यादि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं। पद्यात्मक भाव भूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की सृजना किसने की है? तो बताइए आप लोग। श्यामा स्वप्न जो है किसका उपन्यास है? श्रीनिवास दास का उपन्यास है, या फिर ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह का उपन्यास है, या फिर भारतेंदु का उपन्यास है? तो बताइए आप लोग। श्यामा स्वप्न जो है किसका उपन्यास है? तो यह जो है ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं।
आवारा मसीहा किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? बताइए आप लोग, आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? प्रेमचंद की जीवनी पर आधारित, या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी की जीवनी पर आधारित, या फिर रविंद्रनाथ ठाकुर की जीवनी पर आधारित, या फिर शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित? तो बताइए आप लोग, आवारा मसीहा जो है किसकी जीवनी पर आधारित उपन्यास है? तो आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र की जीवनी पर आधारित उपन्यास है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आवारा मसीहा जो है किसकी रचना है? तो यह जो है विष्णु प्रभाकर की रचना है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह हैं, या फिर लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, या फिर विजय देवनारायण शाही हैं, या फिर रामविलास शर्मा हैं? तो भारतीय युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा के जो लेखक हैं वह कौन है? तो वह है रामविलास शर्मा जी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये जो है मार्क्सवादी लेखक हैं। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? बताइए आप लोग, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संघ की राजभाषा का, या फिर उच्चतम न्यायालय की भाषा का, या फिर पत्राचार की भाषा का, या फिर हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश का? तो संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास से संबंधित निर्देश का वर्णन है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। नए इलाके में किसकी काव्यकृति है? बताइए आप लोग, नए इलाके में जो है किसकी काव्यकृति है? बोधिसत्व की काव्यकृति है, या फिर विनोद कुमार शुक्ल की काव्यकृति है, या फिर अरुण कमल की काव्यकृति है, या फिर उदय प्रकाश की काव्यकृति है? तो नए इलाके में जो है किसकी काव्यकृति है? यह जो है अरुण कमल की काव्यकृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 14 देखते हैं। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बताइए आप लोग, कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? प्रेमघन ने किया था, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया था, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने किया था, या फिर अयोध्या प्रसाद खत्री ने किया था? तो कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत जो है अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 क्या है? भक्ति काल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है, वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में यह मिलता है? हरिऔध में, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला में, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर, या फिर मैथिली शरण गुप्त? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। रामचंद्र वर्मा प्रसिद्ध हैं, बताइए आप लोग, रामचंद्र वर्मा जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर भाषाविद के रूप में प्रसिद्ध हैं, या फिर कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है? तो रामचंद्र वर्मा जो है कोशकार के रूप में प्रसिद्ध है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के लेखक हैं, बताइए आप लोग, भाषा योग वशिष्ठ जो है किसकी रचना है? लल्लू लाल की रचना है, या फिर सदल मिश्र की रचना है, या फिर राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है? तो भाषा योग वशिष्ठ जो है राम प्रसाद निरंजनी की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह रचना जो है 1741 ईस्वी में लिखा गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, मध्यकालीन बोध का स्वरूप जो है किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, या फिर डॉक्टर नामवर सिंह की रचना है, या फिर राहुल शंकरितायन की रचना है, या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है? तो मध्यकालीन बोध का स्वरूप के लेखक जो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? बताइए आप लोग, काला जल का कथानक जो है किस समस्या से संबंधित है? स्त्री उत्पीड़न से, या फिर दलित समस्या से, या फिर भ्रष्टाचार से, या फिर सांप्रदायिकता से? तो काला जल उपन्यास विधा की रचना है, या किसका उपन्यास है? तो यह सानी का उपन्यास है। इस उपन्यास का कथानक किस समस्या से संबंधित है? तो यह जो है सांप्रदायिकता से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, भाव को व्यक्त करने वाली लोकोक्ति कौन सी है? अध जल गगरी छलकत जाए, या फिर थोथा चना बाजे घना, या फिर कबहू निरामिष होए न कागा, या फिर ओछे ओछे की प्रीत बालू की भीत। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो तुच्छ मनुष्य की मित्रता शीघ्र ही समाप्त हो सकती है, इस भाव को व्यक्त करने वाली जो लोकोक्ति है वह है ओछे की प्रीत बालू की भीत। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 21 देखते हैं। रीतकाल की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से एक विशेषता जो है गलत है, उस विशेषता का हमें चयन करना है। तो बताइए आप लोग रीतकाल के विषय में एक विशेषता कौन सा गलत है? ऑप्शन ए है रीतकाल में अलंकरण की प्रधानता है, यह ऑप्शन सही है रीतकाल के संदर्भ में। अगला है रीतकाल में लक्षण ग्रंथों की प्रमुखता है, यह भी कथन जो है रीतकाल के संदर्भ में सही है। रीतकाल की प्रमुख भाषा ब्रजभाषा है, यह भी कथन जो है रीतकाल के संदर्भ में सही है। जबकि रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन हुआ है, यह कथन जो है रीतकाल के संदर्भ में गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीतकाल में प्रकृति का आलंबन रूप में वर्णन नहीं हुआ है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? बताइए आप लोग करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई है? रघुवंशम के द्वारा, या फिर उत्तर रामचरितम के द्वारा, या फिर किरात अर्जुनियम के द्वारा, या फिर प्रतिमा नाटकम के द्वारा। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तम रामचरितम के द्वारा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। वर्णमाला किसे कहेंगे? बताइए आप लोग वर्णमाला जो है किसे कहेंगे? शब्द समूह को कहेंगे, या फिर वर्णों के संकलन को कहेंगे, या फिर शब्द गणना को कहेंगे, या फिर वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहेंगे? तो वर्णमाला जो है किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता हो, कौन सा गुण कहलाता है? बताइए आप लोग काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, कौन सा गुण कहलाता है? ओज गुण कहलाता है, या फिर माधुर गुण कहलाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर प्रसाद गुण कहलाता है? तो काव्य का वह गुण जो चित्त में तेज और स्फूर्ति का संचार करता है, तो वह जो है ओज गुण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? अरविंद नहीं है, या फिर शतदल नहीं है, या फिर अमी नहीं है, या फिर सरसिज नहीं है। तो कमल की जो पर्यायवाची शब्द है वह है अरविंद है, शतदल है और सरसिज है। जबकि अमी जो है कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि अमृत का पर्यायवाची शब्द है, अमी का पर्यायवाची शब्द है, सोम का पर्यायवाची शब्द है, मधु का पर्यायवाची शब्द है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अमी जो है अमृत का पर्यायवाची शब्द है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? बताइए आप लोग महादेवी वर्मा ने भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर कौन सा ग्रंथ लिखा है? पथ के साथी लिखा है, या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ लिखा है, या फिर अतीत के चलचित्र लिखा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र को भारतीय नारी की समस्या को आधार बनाकर लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? बताइए आप लोग पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? कर्ता कारक है, या फिर अपादान कारक है, या फिर करण कारक है, या फिर संबंध कारक है? तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं यानी कि अलगाव हो रहा है, इसमें जो है अपादान कारक होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? बताइए आप लोग देवनागरी लिपि जो है मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, या फिर अक्षरात्मक है, या फिर चित्रात्मक है, या फिर प्रतीकात्मक है? तो देवनागरी लिपि जो है मूलतः जो है अक्षरात्मक है, ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी किसकी है? बताइए आप लोग। मर गया दीपनाथ नामक कहानी जो है किसकी है? चंद्रकिशोर जायसवाल की है, या फिर रमाकांत श्रीवास्तव की है, या फिर रमणिका गुप्ता की है, या फिर संजीव की है? बताइए आप लोग। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी जो है किसकी है? तो यह जो है चंद्रकिशोर जायसवाल की कहानी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।